Industry, commerce and history of commerce in India. So hello and welcome back students to AIB Education at Study with Anas sir. So आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर हम अपनी क्लास 11 बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इन तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसमें हम समझेंगे कि इंडस्ट्रीज क्या होती हैं एंड इंडस्ट्री के पार्ट क्या हैं। साथ ही साथ हम समझेंगे भाई कॉमर्स का मतलब क्या होता है और इसकी क्या हिस्ट्री रही है हमारे इंडिया के अंदर। तो फटाफट से बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बेटा हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की, और इंडस्ट्री का अगर मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन दूं तो इंडस्ट्री का मतलब होता है कि किसी ना किसी चीज की प्रोडक्शन। अब आप किसी गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन कर रहे हो इज दैट पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि वो जो पार्ट होता है सारा, क्या वो इंडस्ट्री का पार्ट होता है? बिल्कुल सही। जब आप किसी गुड्स की या किसी सर्विस की प्रोडक्शन करते हो तो वो इंडस्ट्री के अंदर काउंट होता है, और इंडस्ट्री आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इंडस्ट्री के अंदर जो हम गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं उनको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं बेटा। इन तीन भागों को समझ लेते हैं। देखिए क्या है। सबसे पहले बेटा हमारे पास आते हैं प्रोड्यूसर गुड्स, या फिर इनको हम कैपिटल गुड्स के नाम से जानते हैं। दूसरा नंबर पे आते हैं बेटा हमारे पास कंज्यूमर गुड, और तीसरे नंबर पे आते हैं बेटा हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स। तो देखो पहले हम बात करें प्रोड्यूसर गुड्स की, तो प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब बेटा होता है कि वह सामान जो दूसरे सामानों को बनाने में उपयोग हो रहा है वो आप प्रोड्यूसर गुड्स कहते हो। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं या जैसा भी आपका बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर जो मशीनरी आप नए सामान को बनाने में हेल्प ले रहे हो, उस मशीनरी की, वो मशीनरी आपको पैसा कमा के दे रही है, तो वो आपका प्रोड्यूसर यानी कैपिटल गुड्स होता है। जैसे कि क्रेन हो गए, बड़े बड़े ट्रक्स हो गए, मशीनरीज हो गई, कार्स हो गई, तो ये आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है। बट वह सभी चीजें जो मल्टीपल प्रोडक्शन करने में हेल्प करें आपकी, तो वो होते हैं कैपिटल गुड, जिनके जरिए आप पैसा कमाओ। तो आपने क्या समझा भाई, प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है? जिनसे आगे प्रोडक्शन की जाती है। फिर दूसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं कंज्यूमर गुड्स, यानी कि ये वह गुड्स होते हैं जिनको परचेज करने का पर्पस, हमारा मोटिव कोई प्रॉफिट कमाना नहीं होता। हमारा यहां से मोटिव जो होता है वो सेल्फ कंजप्शन का होता है। अगर मान लीजिए मैंने 1 किलो दूध परचेज किया तो वो मैंने अपने घर की कंजप्शन के लिए किया। मैंने उससे ना तो मिठाई बनाई ना ही मैंने उसको आगे बेचा। तो जब हम कभी ऐसा कोई सामान खरीदते हैं जिसको खरीदने का पर्पस हमारा ना तो बेचना होता ना मल्टीपल प्रोडक्शन करना होता, हम उसको खुद के लिए परचेज करते हैं, तो वो बेटा आपका कंज्यूमर गुड होता है। और यहीं पर हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी आती है इंटरमीडिएट गुड्स की, ये वो कैटेगरी है यहां से जो आप सामान परचेज करते हो, उसका सामान परचेज करने का पीछे का मोटिव जो आपका होता है वो पैसा कमाना होता है। उदाहरण के तौर पर आपने जो दूध परचेज किया वो आपने सेल्फ कंजप्शन के लिए किया, तो वह दूध आपके लिए एक कंज्यूमर गुड का पार्ट है। बट यहीं पर वह दूध अगर किसी हलवाई ने परचेज किया तो वह दूध उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि वह उस दूध के माध्यम से बहुत सारी मिठाइयां बनाएगा और उस मिठाइयों को बेचकर पैसा कमाएगा। तो यहां पे दो कैटेगरी बेटा डिवाइड होती है। ये हमेशा ध्यान रखना कि आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कौन हो, और जो आप होते हो वही डिपेंड करता है कि आपका गुड्स जो परचेज किया जा रहा है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर डिफाइंड होगा। तो कंज्यूमर गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ये आपके ऊपर बेस्ड होते हैं कि आप कौन हो, आप कंज्यूमर हो या फिर एक तरीके से ग्राहक को सामान बेचने वाले एक दुकानदार हो। ठीक है, तो ये आपका तीन टाइप की कैटेगरी आती है गुड्स की। यहां से हम कैपिटल गुड्स उनको कह रहे हैं जो मशीनरी के माध्यम से मल्टीपल प्रोडक्शन की जा रही है, या वो सामान परचेज किया जा रहा है जो सेल्फ कंजप्शन के लिए है। इंटरमीडिएट गुड्स के माध्यम से उन सामान को मॉडिफाइड करके नई चीजों को बनाया जा रहा है, या उसका यूज करके नई चीजों को बनाया जा रहा है। जैसे कि स्टील हो गई, स्टील की चेयर्स बनती हैं और बहुत सारी चीजें, मैंने अभी दूध का आपको उदाहरण दिया, बहुत सारी चीजें हमारे इस पूरे वर्ल्ड के अंदर दो तीनों कैटेगरी के दो उदाहरण आप मुझे एग्जांपल मतलब कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा कि सर कौन से हमारे कैपिटल गुड्स हो सकते हैं, कौन से कंज्यूमर और कौन से इंटरमीडिएट गुड्स हो सकते हैं। राइट। इसके बाद बेटा हमने इंडस्ट्री को फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किया, यानी कि हमने इसको दो भागों में बांट दिया। पहला हमारे पास आता है बेटा प्राइमरी इंडस्ट्री, एंड सेकंड हमारे पास आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री, और थर्ड भी हमारे पास एक कैटेगरी है जिसका नाम है टेरिशरी इंडस्ट्री, जिसको हम सर्विस इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। इन तीनों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो बेटा पहले हम बात करें अगर प्राइमरी इंडस्ट्री की, सेकेंडरी इंडस्ट्री की एंड टेरिशरी इंडस्ट्री की, तो इनको मैं लाइन बाय लाइन समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने ये सेक्शन, ये पढ़ाई बहुत पुराने समय में कर रखी है, 6ठी 7वीं 8वीं के अंदर। मैं आपका बस रिवीजन करवाता हूं कैसे। देखिए आपने पढ़ा था हिस्ट्री के अंदर कि भाई प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, है ना, हिंदी के अंदर पढ़ा था। अगर किसी बच्चे पास इंग्लिश होगी तो उन्होंने पढ़ा होगा भाई प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिशरी यानी सर्विस सेक्टर। तो इनका मतलब समझते हैं। देखो बेटा प्राइमरी जो इंडस्ट्री होती है वो इंडस्ट्री
डायरेक्टली हमारी अर्थ से कनेक्टेड होती है या फिर अर्थ पे रहने वाले एनिमल से कनेक्टेड होती है, राइट। तो देखो, इट रेफर टू दैट इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस अनरिफाइंड रॉ मटेरियल आउट ऑफ विच फिनिश गुड प्रोडक्ट्स आर मेड। मतलब बेटा इसकी मदद से क्या होता है कि यहां पे रॉ मटेरियल बनाया जाता है। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, रॉ मटेरियल को पैदा किया जाता है, फिर उन रॉ मटेरियल के माध्यम से फर्दर प्रोडक्शन की जाती है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आपके पास दो कैटेगरी आ रही हैं। पहली बेटा हमारे पास आती है जेनेटिक इंडस्ट्री एंड सेकंड हमारे पास आती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो जेनेटिक इंडस्ट्री के बारे में समझाता हूं मैं आपको। देखो, मैंने आपको बताया कि भाई प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो डायरेक्टली हमारी अर्थ से कनेक्टेड है या अर्थ पे रहने वाले जानवरों से कनेक्टेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे अर्थ पे रहने वाले जानवर हैं, जैसे कि मुर्गे मुर्गियां हो गई है ना, या फिर पोल्ट्री फार्म्स हो गए, साथ ही साथ गायें भैंसे हो गई, तो इनके माध्यम से हमें कई सारी चीजें मिलती हैं। जैसे मुर्गियों के माध्यम से अंडे मिल जाते हैं, गाय भैंस के माध्यम से दूध मिल जाता है, जिसके माध्यम से हम आगे चीजों की प्रोडक्शन कर सकते हैं और पैसा कमाते हैं। तो वह आपका जेनेटिक इंडस्ट्री है। जो मुर्गियों ने हमें अंडे दिए, उन अंडों के माध्यम से हमने आगे की फर्दर प्रोडक्शन करी, वो आगे जाकर कई सारी चीजों का उन्होंने निर्माण किया। जो दूध था, उस दूध के माध्यम से कई चीजों का निर्माण हुआ, मतलब वो आपके लिए एक रॉ मटेरियल है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री केवल और केवल आपका रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर हमने समझा जानवरों से संबंधित। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब मैं समझाता हूं आपको, जो अर्थ से संबंधित होता है, जैसे कि कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो जमीन के भीतर है, जो जमीन के अंदर है, उनके माध्यम से हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। तो वह आपका बेटा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं, जिसको एक छोटे शब्द में अगर मैं समेटना चाहूं तो माइनिंग से आप समझ जाइए कि माइनिंग का मतलब क्या होता है कि अर्थ के अंदर जो छुपी हुई चीजें हैं उनके माध्यम से फर्दर प्रोडक्शन करना। जैसे कि क्रूड ऑयल हमारे लिए एक रॉ मटेरियल है, उसको हम प्योरीफाइड करके यूज करते हैं। उसको जब प्योरीफाइड करते हैं तो पेट्रोल मिल जाता है, डीजल मिल जाता है और बहुत सारी चीजें। तो ये अनरिफाइंड रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड करता है कौन, प्राइमरी इंडस्ट्री। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी इंडस्ट्री की, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री, टेरिशरी इंडस्ट्री, दे आर बोथ इंडस्ट्री आर टोटली डिपेंड ऑन प्राइमरी इंडस्ट्री। मतलब फर्स्ट पोजीशन पे इसको इसलिए रखा गया है कि अगर ये इंडस्ट्री नहीं चलेगी प्राइमरी वाली, तो बाकी की इंडस्ट्री नहीं चल सकती, क्योंकि सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन की जाती है वो एक फिनिश्ड आइटम की जाती है, और एक फिनिश्ड आइटम की प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल का यूज होता है, और रॉ मटेरियल यहां वो यूज होता है जो प्राइमरी इंडस्ट्री के माध्यम से प्रोड्यूस किया जाता है। दैट्स इट, यही आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री कहलाता है कि इट रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री व्हिच यूजेस द रॉ मटेरियल व्हिच प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री एंड चेंज देम इनटू द फिनिश्ड आइटम। यानी जो रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, यहां पर उसको कन्वर्ट करके, चेंज करके एक फिनिश्ड आइटम बनाया जाता है। यही आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री है। और जैसे कि आपने प्राइमरी इंडस्ट्री में देखा दो कैटेगरी, जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ऐसे ही इसमें भी दो कैटेगरी आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है बेटा, तो देखो हमारे पास क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझाता हूं मैं आपको क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, तो यहां पे किसी ना किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग होती है विथ यूजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, और यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में विथ यूजिंग ऑफ रॉ मटेरियल के माध्यम से कुछ बिल्डिंग्स वगैरह तैयार की जाती हैं, जो एक सोशल वेलफेयर के लिए और परमानेंटली वो वेलफेयर प्रोवाइड करती हैं, राइट। जैसे कि आपने देखा स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स का बनना, तो ये भी आप एक प्रोडक्शन ही तो कर रहे हो, बट वो जो प्रोडक्शन है वो एक कंस्ट्रक्टिव बेस है, जिसमें रॉ मटेरियल का जो यूज किया जाता है वो एक ऐसा फिनिश्ड गुड होता है, एक ऐसा फिनिश्ड आइटम होता है जो मल्टीपल ईयर्स के लिए एक जगह पर फिक्स्ड हो जाता है। अगर आप अपना एक घर बनवा रहे हो, पूरा आपने घर वो तोड़वा कर बनवाया, तो वो घर आपका कम से कम 50 साल चलेगा। 50 साल के बाद उसमें कुछ खराबी आना शुरू हो जाएंगे, अगर आपने वो घर अच्छे से बनवाया है। उस घर को बनाने के लिए भी तो आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी, सीमेंट की जरूरत पड़ी, पानी की जरूरत पड़ी। सीमेंट क्या है बेटा, आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट है। पानी किसका पार्ट है, जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट है। तो ये सब चीजें तो हमें जानते हैं। तो उन रॉ मटेरियल्स के माध्यम से आप ऐसी चीज बना रहे हो जो मल्टीपल ईयर्स के लिए चल रही है, दैट आर कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। बट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो हम नई चीजें बनाते हैं, उनको हम थोड़ा सा कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं। इनको थोड़ा समझते हुए चलिएगा। देखो बेटा, एनालिटिकल इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि रॉ मटेरियल के माध्यम से कई सारी चीजें नई बनाना, कई सारी चीजें नई और यूजफुल बनाना, बट वो रॉ मटेरियल बिना इन चीजों के कोई यूजफुल नहीं होता। जैसे कि बेटा हमारे पास आता है क्रूड ऑयल। तो बेटा ये क्रूड ऑयल जो होता है, अगर मैं इसको प्योरीफाइड ना करूं,
अगर मैं इस पे काम ना करूं तो ये किसी काम का नहीं होगा। इस क्रूड ऑयल को जब हम प्योरीफाइड करते हैं, इसको अनरिफाइंड से रिफाइंड करते हैं, तो अब हमें कई सारी मल्टीपल यूजेस चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये इसके उदाहरण है। तो बेटा यहां पर रॉ मटेरियल को प्योरीफाइड करके नई नई चीजों को बनाया जाता है, वही आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री कहलाता है। दूसरा हमारे पास आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। यहां पर भी एक प्रोडक्ट का यूज करके कई सारी नई चीजों को बनाया जाता है। अब आप कहोगे सर यहां तो कंफ्यूजन पैदा हो गई, आपने कहा कि एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंदर भी आप नई चीजों का उपयोग करते हो, नई चीजों को मैन्युफैक्चर करते हो विथ यूजिंग ऑफ वन रॉ मटेरियल, और यहां पर भी सब आप यही कह रहे हो कि विथ यूजिंग ऑफ वन रॉ मटेरियल मल्टीपल आइटम्स की प्रोडक्शन हो रही है। बात को समझो, मैंने यहां पे बोला कि यहां जिस रॉ मटेरियल का यूज होता है उसका स्पेसिफिकली अगर हम उसको रिफाइन ना करें तो उसका कोई यूज नहीं होता। अगर मेरे पास क्रूड ऑयल है और मैं इसको प्योरीफाइड ना करूं तो इसका मेरे पास कोई यूज नहीं है, इसको हम किसी चीज में यूज ही नहीं कर सकते। बट अगर मैं प्योरीफाइड कर दूं तो कई सारे आइटम्स बन सकते हैं। बट यहां पर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल का उपयोग होता है वो इंडिपेंडेंटली भी यूजफुल होता है, और उसको फर्दर प्रोसेस के बाद जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो भी यूजफुल होते हैं। तो यहां से क्या समझे कि जो रॉ मटेरियल बनाया जा रहा है वो इंडिपेंडेंटली भी यूजफुल है, और उसके माध्यम से जो चीजें बन रही हैं वो तो है ही यूजफुल। जैसे कि गन्ना खेत में उगाया जाता है, प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। उस गन्ने के माध्यम से फर्दर प्रोसेस के अंदर चीनी बनाई जा रही है, उस चीनी बनाई जा रही है, एक यूजफुल प्रोडक्ट बन गया। हालांकि गन्ना भी तो एक यूजफुल प्रोडक्ट है, वो भी तो हम स्पेसिफिक खाते हैं, पीते हैं, और इसी गन्ने के माध्यम से गुड़ बनाया जा रहा है। तो एक यूजफुल थिंग से मल्टीपल यूजफुल थिंग का निर्माण ही प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का नाम है। आगे बात समझ में? अब देखो, फिर बात करें बेटा हम सिंथेटिक इंडस्ट्री की। यहां पर क्या होता है कि कई सारी चीजों को मिलाकर, मतलब कई सारे रॉ मटेरियल को मिलाकर एक यूजफुल चीज बनाई जाती है। उदाहरण के तौर पर हम सीमेंट बनाना चाहते हैं, तो सीमेंट बनाने के लिए हमें लाइमस्टोन की जरूरत है, हमें जिप्सम की जरूरत है, हमें कोल की जरूरत है, और ये तीनों ही चीजें हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल में आती हैं। तो इन तीनों का यूज करके कितनी चीजें बनी? सिर्फ एक चीज बनी। तो ये हमारा बेटा सिंथेटिक इंडस्ट्री का पार्ट होता है। उसके बाद हम बात करें असेंबलिंग इंडस्ट्री। यहां पे सिर्फ चीजों को असेंबल करने का काम किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए टाटा ग्रुप ने अपनी कार बनाने के लिए जो उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर था और उसके गेट का जो ठेका था, ठेका मतलब एक होता है ना कॉन्ट्रैक्ट, ये नॉर्मल भाषा एक ठेका, तो उस ठेके को जो है वो दूसरे बंदे को दे दिया कि भाई आप इसकी बॉडी डिजाइन करोगे, आप इसके गेट डिजाइन करोगे, आप इसके टायर डिजाइन करोगे, हमारा जो मेन काम रहेगा वो इसके इंजन का रहेगा, क्योंकि किसी भी कार की जो पहचान होती है वो उसके इंजन से होती है। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि सिर्फ कुछ पार्ट्स को असेंबल किया जाना और एक नई यूजफुल चीज बना देना, दैट्स इट। तो यहां से बेटा हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कंप्लीट हुआ, और होपफुली आपके डाउट भी क्लियर हुए होंगे। अब एक टॉपिक बचता है इंडस्ट्री के टॉपिक में, वो होता है टेरिशरी इंडस्ट्री। वो क्या होता है समझते हैं। तो बेटा रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनने तक जितनी भी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को दूर करने का काम आपकी टेरिशरी इंडस्ट्री करती है, जिसको हम सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं। तो सर्विस इंडस्ट्री का यही मतलब होता है कि प्रोड्यूस्ड सर्विस, ना कि प्रोड्यूस गुड्स। ठीक है, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं। सर्विस क्या हो सकती है बेटा? जो आपके काम को करने में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को दूर करने का काम जो कर रहा है वो आपका टेरिशरी इंडस्ट्री का पार्ट है। जैसे कि हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस एंड रिस्क, इस बाधा को दूर करने का काम आपकी बैंकिंग सिस्टम कर रही है, तो बैंकिंग सिस्टम टेरिशरी इंडस्ट्री का पार्ट है। फिर आता है कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम यानी एडवर्टीजमेंट के प्रॉब्लम को जो दूर कर रहे हैं वो कॉल सेंटर्स कर रहे हैं, और भी मल्टीपल वेज हैं। तो जो भी आपके कम्युनिकेशन वे को आसान कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो वो टेरिशरी इंडस्ट्री का काम है, वो टेरिशरी इंडस्ट्री के पार्ट है। ठीक है, फिर आता है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब आपके अपने सामान को स्टोर करने के लिए, क्योंकि जब कभी किसी भी चीज की प्रोडक्शन की जाती है तो ऐसा नहीं है कि वो चीजें हाथों हाथ बिक जाती हैं, ऑन द पॉइंट ऑफ टाइम बिक जाती हैं, ऐसा नहीं होता। उनको बिकने में समय लगता है, तो उस समय के लिए इतनी सारी चीजों को संभाल के रखना भी जरूरी है। तो जो बंदे अपने गोडाउन, अपने गोदामों को आपको रेंट पे दे रहे हैं, वो भी टेरिशरी इंडस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि वो आपकी स्टोरेज की समस्या को दूर कर रहे हैं। आपके गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ले जाया जा रहा है, आपके गुड्स को एक देश से दूसरे देश में ले जाया जा रहा है, तो वो आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी टेरिशरी इंडस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि वो कोई आपको गुड्स नहीं बेच रहे, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमेशा अपने इस माइंड में ध्यान रखिएगा कि हर वो चीज जो आपको सर्विस प्रोवाइड करे वो टेरिशरी इंडस्ट्री का पार्ट होती है, क्योंकि टेरिशरी इंडस्ट्री प्रोवाइड सर्विस, नॉट अ प्रोवाइड गुड। वो कोई गुड प्रोवाइड नहीं
करती, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सर्विस वो होती है जो आपके काम के बीच में आने वाली समस्याएं होती हैं उसको दूर करने का काम टैरिशरी इंडस्ट्री करती है। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा कॉमर्स। तो कॉमर्स हम सबने ले तो ली, परंतु हम कॉमर्स का मतलब नहीं जान पाए कि सर क्या होती है ये कॉमर्स। अब मतलब समझो, कॉमर्स का मतलब यह है कि एक तो जगह है जहां प्रोडक्शन हो रही है, ये जगह कौन सी है, जहां प्रोडक्शन हो रही है, ये जगह है जहां पर कंजप्शन हो रही है। तो इस प्रोडक्शन प्लेस से कंजप्शन प्लेस तक आने में, इस प्रोडक्शन प्लेस से कंजप्शन प्लेस तक आने में बीच में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो ही आपकी कॉमर्स कहलाती है। समझ गए? तो देखो यहां से हम क्या देख पाएंगे भाई, एक जगह प्रोडक्शन की है, एक जगह कंजप्शन की है, इसके बीच में आने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं वही बेटा आपकी कॉमर्स कहलाती हैं। ठीक है, तो कॉमर्स का मतलब ये होता है, कॉमर्स में ना हमारे पास दो कंपोनेंट आते हैं, पहला आता है ट्रेड और दूसरा हमारे पास आता है ऑक्सिलरी ट्रेड। ठीक है, तो ऑक्सिलरी ट्रेड को तो बाद में समझेंगे, बहुत इजी टॉपिक है, पहले ट्रेड समझो। ट्रेड का मतलब ये होता है बेटा कि इट रेफर टू द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद द प्रॉफिट मोटिव। मतलब किसी भी चीज को बेचना खरीदना एक रेगुलरिटी बेसिस पर अपने प्रॉफिट मोटिव के साथ, तो वो ट्रेड कहलाता है। यानी खरीदना बेचना मतलब घर खरीदा बेच दिया, सामान खरीदा बेच दिया प्रॉफिट मोटिव के साथ, तो वो आपका एक ट्रेड कहलाता है। इसी ट्रेड के दो भाग निकलते हैं, पहला आता है होम ट्रेड, दूसरा आता है फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड फॉरेन ट्रेड मतलब समझ में आ रहा है कि एक बात हो रही है देश के अंदर की, एक बात हो रही है देश के बाहर की। तो होम ट्रेड में बेटा तीन कंपोनेंट आते हैं, आपका लोकल ट्रेड आता है, स्टेट ट्रेड आता है और इंटर स्टेट यानी कि नेशनल ट्रेड आता है। इन तीनों कंपोनेंट को मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। जैसे कि मान लो कि मैं दिल्ली में एक डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं, ठीक है, और मैं उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही सेल और परचेज का काम कर रहा हूं, और ये ज्यादातर जो सेल और परचेज होती है वो पेरिशेबल गुड्स की होती है, मतलब स्वीट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह ये सब चीजें। तो अभी आप एक स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ट्रेड कर रहे हो, तो वो आपका लोकल लेवल ट्रेड होगा। जब मेरा बिजनेस एक्सपेंड हुआ तो उस एक्सपेंडेशन की वजह से मैंने उसी स्टेट के अंदर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में अपने सामान को बेचना शुरू कर दिया, तो वो आता है आपका स्टेट लेवल ट्रेड। फिर मेरा बिजनेस और एक्सपेंड हुआ, तो उस एक्सपेंडेशन की वजह से मेरा जो व्यापार है, मेरा जो सामान है, वो दिल्ली में सीमित ना रह के उत्तराखंड में बिक रहा है, उत्तर प्रदेश में बिक रहा है, देहरादून में बिक रहा है, पंजाब में बिक रहा है, बिहार में बिक रहा है, तो वो आपका इंटर स्टेट ट्रेड होता है, जिसको हम नेशनल लेवल ट्रेड कहते हैं। इन तीनों ही कंपोनेंट को आपस में जोड़ने का काम जो करता है वो करते हैं बेटा होलसेलर एंड रिटेलर। ये आप ध्यान रखना, होलसेलर एंड रिटेलर आपके होम ट्रेड का बहुत 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि यही आपके कंज्यूमर्स तक आपका सामान पहुंचवाने में मदद करते हैं। आई बात समझ में? तो ये तो एक चैन है, बहुत समझ गए होंगे आप, बचपन से ही जानते हो क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो पहला हमारे पास आता है मैन्युफैक्चरर आता है, फिर उसके बाद होलसेलर आता है, फिर उसके बाद एजेंट आता है, फिर उसके बाद रिटेलर आता है, फिर उसके बाद कंज्यूमर आता है। तो ये हमारे पास बन गई चैन MWARC। तो इस तरीके से बात हुई खत्म। अब हम बात करें फॉरेन ट्रेड की, तो फॉरेन ट्रेड बहुत इजी है। देखो पहला आ गया इंपोर्ट, किसी भी सामान को दूसरे देश से आप खरीद रहे हो वो आपका इंपोर्ट ट्रेड हो गया। फिर आता है एक्सपोर्ट ट्रेड, किसी भी सामान को आप दूसरे देश को बेच रहे हो वो आ गया एक्सपोर्ट ट्रेड। अब बात करें इंटरपोर्ट ट्रेड यानी एंट्री पोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब यह है कि आप दूसरे देश से सामान खरीदकर किसी तीसरे देश को बेच दो, दूसरे देश से सामान खरीदकर किसी तीसरे देश को बेच दो, तो वो आपका एंट्री पोर्ट ट्रेड कहलाता है, जिसको हम फॉरेन ट्रेड में काउंट करते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने पेट्रोल परचेस किया अमेरिका से या फिर रूस से, किसी से भी परचेस कर लिया हमने, उस परचेस किए हुए पेट्रोल को पहले हमने अपनी कंजप्शन में सेटिस्फाइड किया, फुलफिल किया, फिर हमारे पास जो पेट्रोल वगैरह बचा उसको हमने नेपाल और भूटान को बेच दिया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एंट्री पोर्ट ट्रेड। आई बात समझ में? तो हमने क्या समझा? इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और एंट्री पोर्ट ट्रेड। तो होपफुली यहां तक डाउट क्लियर हो गए होंगे आपके। तो ये था बेटा आपका ट्रेड फंक्शन। अब मैं बात करूंगा ऑक्सिलरी ट्रेड की, जो आप पहले से जानते हो। सर क्या पहले से कैसे जानते हैं? देखिए ऑक्सिलरी ट्रेड का मतलब भी यही होता है कि जितनी भी कॉमर्स एक्टिविटी है यानी परचेज, सेल, सब्सिडरी, जितनी भी एक्टिविटीज हैं इनके बीच में आने वाली समस्या को दूर करने के काम को आप ऑक्सिलरी ट्रेड भी कहते हो, या फिर एड्स टू ट्रेड भी कहते हो, AIDS टू ट्रेड भी कहते हो आप। तो ये आप तो पढ़कर आए हो टेरिशरी इंडस्ट्री में, तो जैसे कि रिस्क है, फाइनेंस है, कम्युनिकेशन है, टाइम है, पर्सन्स है, तो ये सब आपका बेटा किस में है? ऑक्सिलरी ट्रेड में। फिर भी आप इसको थोड़ा सा अलग दिखाना चाहो तो ये आपका इस डेफिनेशन में इसका एग्जांपल लिखा हुआ है, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, प्लेस
टाइम, रिस्क, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन इन द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, यही बेटा आपका ऑक्सिलरी ट्रेड कहलाएगा। तो हमने पढ़ लिया कॉमर्स भी, और मैं ये मानता हूं कि सभी चीजें तो आपको समझ में आई होंगी, बट कहीं भी एक छोटा सा चींटी बराबर भी डाउट रह गया हो ना, तो मुझसे कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, मैं आपका वो डाउट उसी दिन कंप्लीट करूंगा, उसी दिन क्लियर करूंगा, और आपकी हर तरीके से पढ़ाई में आने वाली समस्या को दूर करूंगा। तो मैं किसका पार्ट हुआ? मैं किसका पार्ट हुआ? टेरिशरी इंडस्ट्री का पार्ट हुआ। ठीक है, तो होपफुली यहां तक आपकी सभी चीजें समझ में आई होंगी। तो बेटा किसी भी एलिमेंट के ना सक्सेस टाइम को मत देखो, उस एलिमेंट के उस टाइम को देखो जिस टाइम में उस सक्सेस को अचीव करने के लिए उसने स्ट्रगल किया, जिस टाइम में उसने उस सक्सेस को अचीव करने के लिए अपने अंदर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट किया। तो ये जो आज आप वेल डिफाइंड कॉमर्स देख रहे हो ना हमारे बिजनेस के अंदर, तो इस बिजनेस के अंदर इस कॉमर्स ने कवर्ड हैड अ लॉन्ग जर्नी, इसने बहुत लंबी जर्नी जो है वो कवर की है, तब जाके आज इस रीचिंग क्लाइमेक्स पीरियड पे पहुंच पाई है। तो इस लंबी जर्नी को जो हमारे इंडिया के अंदर हुई है, इसको 6 पॉइंट्स के अंदर हम समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे। देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं कॉमर्स के डेवलपमेंट पीरियड की, मतलब स्ट्रगल पीरियड की। तो ये जो कॉमर्स का डेवलपमेंट यानी कि स्ट्रगल पीरियड था, इसकी शुरुआत होती है बेटा बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है सर, जरा समझा दीजिए। देखो, जब हमारे पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, मतलब हमारे पास पैसा नहीं था, तो उस पैसे के ना होने के कारण हर बंदा परचेज ही किया करता था। जैसे कि हम सामान के बदले ही सामान लिया करते थे जब हमारे पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि मनी नहीं थी। जब हमारे पास मनी नहीं थी तो हम सामान के बदले सामान को लिया करते थे। मान लो मुझे चावल की जरूरत है और मेरे सामने जो व्यक्ति है उसको आटे की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, उसको आटा दे दूंगा और मैं उससे चावल ले लूंगा। इससे क्या हुआ, हम दोनों ही जो पार्टी हैं वो दोनों ही पार्टी परचेज एक्टिविटी में इंक्लूड हुई, है ना। उसके पास भी सामान आया, मेरे पास भी सामान आया, तो हम दोनों पार्टी जब परचेज एक्टिविटी में इंक्लूड हुई, इसी को बार्टर सिस्टम कहते हैं। अब इस बार्टर सिस्टम में बहुत मुश्किलात आती थी क्योंकि किसी ना किसी एक पार्टी को लॉस झेलना पड़ता था। वो लॉस कैसे, जैसे मान लो भाई चावल तो कई सारी कीमतों के आते हैं, चावल तो 30 रुपए किलो वाला भी आता है, 40 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, 120 रुपए किलो। फर्क क्या होता है, क्वालिटी का। तो मान लो मैंने उससे बहुत अच्छी क्वालिटी का आटा ले लिया, परंतु मैंने बेकार क्वालिटी के उसको चावल दे दिए, इसमें लॉस में कौन रहा, सामने वाली पार्टी, मैं फायदे में रहा। ऐसे ही करके हम आगे चले तो किसी बंदे को दूध की जरूरत है और किसी बंदे को किसी और चीज की जरूरत है, मान लीजिए गेहूं की जरूरत है, तो उस बंदे ने उसको दूध दे दिया, उस बंदे ने उसको गेहूं दे दिया। अब दूध की कीमत ज्यादा है तो यहां से जिसके पास दूध गया वो फायदे में रहा, जिसके पास गेहूं गया वो थोड़े से नुकसान में रहा। तो ये सब चीजें चलती थी, मतलब बार्टर सिस्टम में काफी ज्यादा मुश्किल थी और काफी ज्यादा डिफिकल्टीज थी, बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि पहले तो वो बंदा मिलता ही नहीं था कि ऐसा कोई बंदा बन जाए जिसको हमारे बीच में कोइंसिडेंट हो पाए, ऐसा कोई बंदा मिल जाए जिससे हमारे बीच में कोइंसिडेंट हो पाए, तो ऐसा बहुत मुश्किल होता था कि जिस चीज की जरूरत आपको है वो उसके पास हो और उसको जिस चीज की जरूरत है वो आपके पास हो। ये बहुत मुश्किल था। तो शुरुआत के समय जब पैसा नहीं था तब हम भैया इस पे काम चला रहे थे बार्टर सिस्टम पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बेटा, यहां से विलेज इकोनॉमी स्टेज चालू हो गई। विलेज इकोनॉमी स्टेज का मतलब क्या है कि जब हम बार्टर सिस्टम से कनेक्टेड थे, बार्टर सिस्टम के बाद जब समय बीता तो पूरे जितने भी लोग होते थे ना वो ट्राइब्स में बट गए। वो ट्राइब्स में जब बट गए तो उन ट्राइब्स के माध्यम से क्या हुआ, कोई बंदा एक स्पेसिफिक ट्राइब में बन गया जो स्पेसिफिक काम कर रहा है। मान लो कोई बर्तन बनाने का काम कर रहा है, कोई चावल उगाने का काम कर रहा है, कोई गेहूं उगाने का काम कर रहा है। तो जब पूरे जितने भी लोग थे जब वो ट्राइब्स में बट गए तो ट्राइब से फिर फैमिलीज का जन्म हो गया, मतलब फैमिली बन गई, एक कम्युनिटी बन गई, और कम्युनिटी जब बन गई तो उससे उनकी कास्ट बन गई। तो बंदा वो उस काम कर रहा है तो उसकी वह कास्ट है, वो बंदा इस काम कर रहा है तो उसकी वो कास्ट है। तो ये हमारा था विलेज इकोनॉमी स्टेज का पीरियड। यहां से क्या हुआ, विलेज इकोनॉमी स्टेज का पीरियड हो गया, मतलब बार्टर सिस्टम से जब हम ट्राइब्स में बट गए, ट्राइब्स में बट गए तो फैमिलीज निकल आई, फैमिलीज निकल आई तो कम्युनिटीज निकल आई, और इससे क्या हुआ, हमारे जो पूरे वर्क की जर्नी थी वो डिवाइड हो गई कि भाई आदमियों का काम, ये औरतों का काम। और बार्टर सिस्टम में जो परेशानियां आ रही थी उन बार्टर सिस्टम की परेशानियों को भी दूर किया गया एक फिक्स्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज की वजह से। कैसे, देखो, जब हमने ट्राइब्स के अंदर हम बट गए, यानी कि हमारी कम्युनिटी बट गई कि भाई ये बंदा इस काम को करेगा, इससे क्या होता था, पहले वाले स्टेप के अंदर हमें ढूंढना पड़ रहा है, भाई किसके पास चावल है मुझे चावल दे दो, मेरे पास दूध है दूध की जरूरत किसको है, ऐसे करके हमें कोइंसिडेंट ढूंढना पड़ रहा था। अब यहां से क्या हुआ, जब ट्राइब बट गए तो हमें पता है कि इस बंदे के पास चावल मिलेंगे, इस बंदे के पास आटा मिलेगा, इस बंदे के पास दूध मिलेगा। तो जब ट्राइब्स बट गए, कम्युनिटी बट गई, कास्ट बट गई, तो इससे ये फायदा हुआ कि कोइंसिडेंट वाले जो पीरियड था ना वो खत्म हो गया, मतलब कोइंसिडेंट वाली जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। अब हम सीधा जाते थे उस ट्राइब के पास, कहते थे भाई मेरे पास ये सामान है ये ले और तू अपना सामान दे दे। तो ये था विलेज इकोनॉमी स्टेज।
फिर इसके बाद क्या होता था, फिर भी वो पहले वाली प्रॉब्लम तो आ ही रही है, अब भी कोई ना कोई एक पार्टी तो नुकसान में है और दोनों ही पार्टी परचेज कर रही है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सभी लोगों ने मिलकर एक फिक्स्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज का निर्माण किया और सबसे पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज बेटा हमारे पास था फूड ग्रेन। या आप ध्यान रखना, ये फूड ग्रेन ही पैसा माना जाता था, इसके माध्यम से चीजों को खरीदा जाता था, इसके माध्यम से चीजों को बेचा जाता था। अब इससे क्या हो रहा था, दोनों पार्टी परचेज नहीं कर रही थी, ये फूड ग्रेन एक पैसों की शक्ल में आ रहा था। अब मैं ये नहीं करूंगा कि भाई यार मुझे यार चावल की जरूरत है, मेरे पास आटा रखा हुआ, कोई आटा ले लो, कोई आटा ले लो, नहीं, मेरे पास फूड ग्रेन है और मुझे जरूरत है मान लो घी की, तो मैं फूड ग्रेन लेकर जाऊंगा उस बंदे के पास, कहूंगा ले भाई फूड ग्रेन पकड़ और मुझे देसी घी दे दे। ठीक है, तो ये था एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसको हम मनी इन्वेंशन स्टेज के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ बेटा, टाउन इकोनॉमी स्टेज यहां से निकला। टाउन इकोनॉमी स्टेज का मतलब क्या है कि जब मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारा यहां से बढ़ गया और हमने देखा भाई टाउन इकोनॉमी मतलब सॉरी फैमिलीज बढ़ गई, कास्ट बढ़ गई और हमारे पास एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज आ गया, तो यहां से फिर धीरे धीरे करके बिजनेस जो है वो डेवलप्ड होने लग गया। स्पेसिफिक बेसिस पर कुछ लोग खेती कर रहे हैं, स्पेसिफिक बेसिस पर कुछ लोग व्यापार कर रहे हैं। तो खेती के माध्यम से जो रॉ मटेरियल आया उससे आटा बना दिया गया, आटे को बेच दिया गया, चावल बना दिए उसको बेच दिया। तो यहां से क्या हुआ, टाउन इकोनॉमी स्टेज आया, थोड़ा सा बिजनेस यहाँ पे डेवलप्ड होना शुरू हो गया। फिर आता है बेटा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टेज, और मैं आपको बताऊं कि जब यहां से विलेज लेवल पर, लोकल लेवल पर जो पेरिशेबल गुड्स हैं जैसे कि आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं इन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज विद यूजिंग ऑफ फूड ग्रेन। तो इसके माध्यम के बाद आपका आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टेज, मतलब कुछ लोग सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहे, वो थोड़ा गांव से दूर आए और वहां पे अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया, वहां प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री या टेरिशरी इंडस्ट्री का प्लांट लगाया और वो जगह आज के समय में सिटी के नाम से जानी जाती है। तो आज जो हम शहर 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 चिल्लाते हैं ना, वो ये हमारा चौथा पीरियड है, मतलब टाउन इकोनॉमी स्टेज के बाद वाला पीरियड है वो, यानी कि जो लोग विलेज लेवल पर यानी कि स्टेट लेवल पर व्यापार कर रहे थे वो स्टेट लेवल से निकलकर इंटर स्टेट यानी कि नेशनल लेवल पर आ गए, और नेशनल लेवल पर ट्रेड आने की वजह से क्या हो गया, हमारे बिजनेस का निर्माण हो गया, कॉमर्स का निर्माण हो गया। और मैं आपको बताऊं, जब टाउन इकोनॉमी स्टेज से हम यहाँ पर आए थे ना, तो थोड़ा हमारा फूड ग्रेन से हटकर भी मनी इन्वेंशन हो गई थी, जिसको आप कौड़ियां कहते हो। कौड़ी जो आती थी ना छोटे छोटे, मतलब अब तो खैर मालाओं में चीजें पहनी जाती हैं, तो उन कौड़ियों के माध्यम से भी चीजों को परचेज किया जाता था या सेल किया जाता था। ठीक है बेटा, फिर आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टेज, और मैं आपको बताऊं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टेज जो होती है ये सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसी भी कंट्री की ग्रोथ में, और ये पांचवा पीरियड जो है वो हमारे इंडिया ने तब अचीव किया था जब हमारे देश को अंग्रेज छोड़कर चले गए थे। क्योंकि जब हमारे देश में अंग्रेज थे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश से सामान जा रहा था, रॉ मटेरियल जा रहा था, कोई फिनिश गुड हमारे यहां नहीं बन रहा था, रॉ मटेरियल सिर्फ जा रहा था, वहां पे फिनिश गुड बन के वो हमें बेच रहे थे उल्टा, तो हमारे साथ करप्शन कर रहे थे बहुत तगड़ी वाली। तो यहां से जब अंग्रेज चले गए तो हमारे देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टेज आया और यहां से बिजनेस को सांस लेने की जगह मिली, यहां से कॉमर्स को सांस लेने की जगह मिली। और फिर छठा स्टेप हमारे पास आ जाता है कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज। फिर धीरे धीरे करके जब इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हुई, इंजीनियर्स डेवलप्ड हुए, मशीनरी बनना शुरू हो गई, टेक्नोलॉजी बनना शुरू हो गई, और काम को शॉर्ट करने के लिए, काम को इजी करने के लिए मल्टीपल वेज बनना शुरू हुए, तो उससे धीरे धीरे करके शहरों का निर्माण हो गया। अब जब शहरों का निर्माण हो गया तो कुछ फैक्ट्रीज गांव में थी, कुछ फैक्ट्रीज खाली जगह पर थी, तो उनके माध्यम से गुड्स को जगह जगह पर बेचने के लिए और अपने व्यापार का प्रचार करवाने के लिए तो कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट हुई। और फिर आज के समय में आज आप देख रहे हो कि हमारे पास एक बहुत बेहतर कॉमर्स है जो हमारे हर एक हर्डल को दूर कर रही है। हर एक हर्डल मतलब चाहे वो फाइनेंस की हो, रिस्क की हो, पर्सन की हो, टाइम की हो, कम्युनिकेशन की हो, ट्रांसपोर्ट की हो, स्टोरेज की हो, सभी परेशानियों को दूर करने का काम आज कॉमर्स कर रही है। तो बेटा ये था आपका हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। एक बार रिवाइज करवाता हूं, पहले आप सामान के बदले सामान दे रहे थे, फिर उसके बाद विलेज इकोनॉमी स्टेज मतलब ट्राइब्स का निर्माण हुआ, लोगों का निर्माण हुआ, और उन लोगों को उनके कामों के माध्यम से जाना जाने लगा कि वह ट्राइब वह काम करता है, वह ट्राइब वह काम करता है, वह ट्राइब वह काम करता है। इससे हमारा डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट जो होता था ना वो सेटिस्फाइड हो गया। अब हमें लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि कोई मुझसे आटा ले लो, मुझे चावल दे दो, ऐसा नहीं। आपको पता है कि वह ट्राइब वो काम करता है, वह ट्राइब वो काम करता है, अगर आपको नीड है तो आप उसी ट्राइब के पास चले जाओगे। फिर उसके बाद आपका फूड ग्रेन बन गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी इन्वेंशन स्टेज आया, फिर उसके बाद टाउन इकोनॉमी स्टेज आया, लोगों ने विलेज के अंदर व्यापार करना शुरू करा, कुछ लोग एग्रीकल्चर के अंदर चले गए यानी प्राइमरी इंडस्ट्री में चले गए, कुछ लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री में चले गए,
और फिर उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टेज हुआ, मतलब इंजीनियर्स का जन्म यहां से हुआ, अपने काम को वेल डिफाइन करने के लिए मशीनरीज का, टेक्नोलॉजीज का जन्म हुआ और काम को किया जाने लगा। देन आफ्टर लास्ट वन इज दिस डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। तो यहां से आपका बेटा ये डेवलपमेंट स्टेज 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए और होपफुली आपको समझ में भी आए होंगे, कहीं कोई डाउट नहीं बचा होगा, कहीं कोई डाउट ना बचा हो, सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे समझ में आए हो, तो आप प्लीज मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा कि सर हम सब समझ गए। और अगर आप ऐसा बताओगे तो वो मेरे लिए एक तरीके से इंस्पिरेशन है, मेरे लिए एक मोटिवेशन है, जो मुझे एनर्जी प्रोवाइड करती है नेक्स्ट वीडियो को और इनोवेटिव बनाने के लिए। और मैं जानता हूं कि आपको सब चीज समझ में भी आई होगी, बट हाँ, कहीं अगर तिनके बराबर भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, मैं आपके उस डाउट को उसी दिन क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और कभी नोट्स चाहिए या पढ़ाई में संबंधित जितनी भी चीजें आपको चाहिए, आप मुझे कमेंट करो, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगा। और क्लास के एंड में 3 इंपॉर्टेंट बातें और आपसे बोलता हूं, स्टे पॉजिटिव, स्टे कंसिस्टेंट, फोकस ऑन वर्क, नॉट फोकस ऑन योर प्रॉब्लम, ठीक है। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।